वेलकम बैक टू स्टडी विद शम्स। क्लास 12th में 100 मार्क्स की जो हिंदी है इसका तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव, सारांश और प्रत्येक लाइन के व्याख्या को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसको इस वीडियो में आज कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन एक बात और आपके लिए जानना ज़रूरी है इस जगह कि इस चैप्टर में लगभग 11 प्रश्न हैं। 11 में से केवल 5 प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और बाकी 6 प्रश्न, लगभग 6 प्रश्नों को आने वाली वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेरा नाम शम्स कमर है। इन शॉर्ट आप मुझे शम्स बुला सकते हैं। इतना तो कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बेस्ड है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अपने प्रश्न की ओर। तीसरे चैप्टर में जब आप प्रश्न उत्तर पर गौर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, तो पहला प्रश्न आपको मिलेगा कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। देखो, आपको समझ में तभी आएगा जब आप व्याख्या को देखे होंगे, मतलब चैप्टर को देखे होंगे आप, तो आपको प्रश्न तो समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी अगर कहीं पर उत्तर बनाने में दिक्कत होती है तो मैं उत्तर को इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ, आप मिला सकते हो। अब थोड़ा बहुत दिक्कत कहाँ हो सकता है आपको, जब आप चैप्टर भी नहीं देखे और नहीं व्याख्या पढ़े, तो थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो सकता है। व्याख्या पहले से ही अपलोड है, मतलब एक्सप्लेनेशन प्रत्येक लाइन का मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। आप प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उसे भी देख लीजिए। पहला प्रश्न यही है आपके बुक में, इसका उत्तर देखिए क्या है। प्रश्न को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। प्रश्न में पूछा गया है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और आपको पता होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, और इस चैप्टर के लेखक भी हैं जयप्रकाश नारायण। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सलाह सबकी लूँगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात भी सुनूंगा, जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बात करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा। आपकी बात को स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की बात को भी स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। मैं बात तो सबकी सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा। मैंने काफ़ी विस्तार से बताया था जब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को मैं बता रहा था। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं बात तो सबकी सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा, जो सभी को मानना होगा। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं और कहते हैं कि तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस की बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। पहले प्रश्न का उत्तर ये था। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर पर गौर कीजिए। एक बात और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं भी आपके स्टेज से, जिस स्टेज पर अभी आप हो, 12th की तैयारी कर रहे हो, मैं भी इससे आगे बढ़ा हूँ और मैं इस भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक बार में अगर आपको दिक्कत होती है, ज़रूर दिक्कत होगी। एक बार में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा वॉच कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन, स्टूडेंट लाइफ और अमेरिका प्रवास। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका भी पढ़ने के लिए गए थे, पता होगा आपको अगर आपने पहले वाले वीडियो को देखा होगा तो। आइए देखते हैं कि अमेरिका जाने में या फिर उसकी स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। उत्तर है इसका कि जयप्रकाश बताते हैं कि 1921 की जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे आईएससी के छात्र थे। जब पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे,
जयप्रकाश नारायण जी, तो अपने बारे में भी कुछ बातें कही थी उन्होंने। क्या कहा था कि 1921 के जनवरी महीने में पटना कॉलेज में वे आईएससी के छात्र थे। ये बात भी जयप्रकाश नारायण अपने मुंह से बोले थे। ठीक है। उसी समय वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किया। ठीक है। और हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ है, पता होगा आपको। तो उसी समय गांधी जी के आह्वान पर, मतलब उनके बुलाने पर, कहने पर जयप्रकाश नारायण ने भी उनका साथ दिया था। और असहयोग आंदोलन के करीब 1.5 वर्ष ही जीवन बीता था कि मैं फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करो और सीखो। देखिए एक बात और, मैंने कोशिश किया है कि इसे अपने शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसे भारी मत समझना, बिल्कुल आसान है। जैसे आप बातचीत करते हो ना, वैसे आप इसे समझो कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ भी यहाँ पर समझ लो आप, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह आप लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसमें से काट करके या बढ़ा करके थोड़ा बहुत लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। मैंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला इसलिए नहीं लिया कि उसे सरकारी मदद मिलती थी। अभी देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, अक्सर सरकारी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जयप्रकाश नारायण उस समय ऐसा नहीं कर रहे थे। कारण जानते हो आप क्या कारण है इसका? हाँ, इसका कारण ये है कि जयप्रकाश नारायण उस समय की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उसकी नीतियों के विरोध में थे। ठीक है, और हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय सरकार का भी योगदान था। ठीक है, सरकार से उसे मदद मिलती थी, इसलिए जेपी ने हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लिया था। ओके। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास किए। बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रभावित होकर अमेरिका गया, ऐसा जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। किसके भाषण से प्रभावित होकर? स्वामी सत्यदेव। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया है। वैसे मैं कोई धनी घर का नहीं था, परंतु मैंने सुना था कि कोई भी अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। मेरी इच्छा थी कि मैं आगे तक पढ़ूं। अमेरिका के बागानों में जयप्रकाश नारायण ने काम किया, कारखानों में काम किया। जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब वे छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि जिसमें 2-4 विद्यार्थी सस्ते में खा पी लेते थे। ओके। एक कमरे में कई आदमी मिलकर रहते थे। रविवार की छुट्टी नहीं बल्कि 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में बर्तन आदि धोया करते थे या वेटर का काम किया करते थे। वेटर यानी कि खाना लगाने वाला। होटल में कभी आप खाने के लिए गए होंगे तो खाना लगाने वाला अलग से होता है एक आदमी, उसी को वेटर बोला जाता है। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोकर पढ़ते थे। जब बीए पास कर गए तो छात्रवृत्ति मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर भी होना चाहिए इस जगह। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। डिपार्टमेंट में ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। ओके। अब आगे देखिए तीसरे प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। मेरी दृष्टि से देखा जाए, मैं अपने आप से कहूँ तो मुझे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लगता है कि इस बार के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएं, मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, तो एक बार गौर से देख लीजिए इसको। उत्तर है इसका, जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी से लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः
कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। कम्युनिस्ट अलग थे उस समय, इसलिए उन्होंने मतलब जेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। ओके, चौथा प्रश्न है प्रसंग स्पष्ट करें। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। इससे पहले वाले वीडियो में प्रसंग के बारे में बता दिया है मैंने, बार बार एक ही चीज़ को बताना जरूरी नहीं। अगर कोई प्रसंग में दो पार्ट है, क और ख। क पार्ट में ये है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इसका क्या करना है? प्रसंग स्पष्ट करना है। समझ में आया? उत्तर देखिए। जयप्रकाश तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह सब बातें कहते हैं। प्रसंग ये है कि एक पुलिस के उच्चाधिकारियों ने कुछ कहा था, लेकिन जब जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में कह रहे थे तो ऐसा भी कहा था कि नाम लेना उसका यहाँ ठीक नहीं होगा। अब वो पुलिस अधिकारी क्या कह रहे थे इसको देखिए। मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है। उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन, यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? भाषण में कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी सरकार के विरुद्ध कि क्यों लोगों को रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे आप? यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो यह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। ओके, प्रसंग यही था पहले पार्ट का। अब दूसरा पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। ख में पूछा गया है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका प्रसंग स्पष्ट करना है। ये सब सारा लाइन जो है ना, जो प्रसंग में होता है, ये चैप्टर के बीचों बीच या फिर कहीं से भी, लेकिन उसी चैप्टर में से होता है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। जो कार्य गलत होंगे, चाहे वह कोई भी हो, मैं उसका खुलकर विरोध करूंगा। और आगे कहते हैं कि जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी होगा, मैं उनका विरोध करूंगा। एक तरफ जेपी सरकार पर निशाना साधते हुए, जेपी दैट मीन्स जयप्रकाश नारायण सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि हमें आपसे लड़ाई नहीं है, हमें आपकी गलत नीतियों से लड़ाई है। अपनी अकल के मुताबिक मैं आपके हर गलत कार्यों में बाधा डालूंगा। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? इसको गौर से देखोगे, हो सकता है कहीं पर दिक्कत हो आपको, क्योंकि ये अलग राइटिंग में लिखा हुआ है। उत्तर देखिए इसका। जेपी कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस ज़माने में यह जुर्रत होती थी कि बापू के सामने, बापू किसको कहा गया है? महात्मा गांधी। बापू के सामने यह हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू ये बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका आदर
और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था। उनमें बड़प्पन था, अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं मानते थे। उनके साथ जो मतभेद थे वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। ठीक है, 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, एट लास्ट अगर आपको दिक्कत होती है, डेफिनेटली दिक्कत होगा, एक बार में तो समझ में नहीं आ सकता है, मतलब पूरा कंप्लीटली याद तो नहीं हो सकता है। इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको एक बार में याद नहीं होता या फिर समझ में नहीं आता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखें। 1-2 शब्द कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना है इसको लिखने का। और लास्ट में अपने कॉपी में इसे नोट कर लेना, 3-4-5 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। वीडियो क्रिएट करने में काफ़ी समय वेस्ट करना पड़ता है मुझे, सो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, ये मेरी अपेक्षा है आपसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। ओके।